हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप सभी को हम घुमाने ले चलेंगे श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। तो श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ का एक शहीद स्मारक है और पर्यटक स्थल भी है। दूर दूर से सैलानी आते हैं उसे देखने के लिए, और क्योंकि वहाँ पे आज भी उनके कुछ कुछ मेमोरियल्स रखे गए हैं, उनके नाम और काफ़ी कुछ, जैसे हमारे इंडिया में है शहीद स्मारक या फिर है ना, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस को बनाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे उसकी कैसे, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा, उस बिल्डिंग का, आसपास के इलाके, और इसके साथ ही मेलबर्न का लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी और काफ़ी बेहतर हैं बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो चलिए हैव अ लुक। चलिए आपको दिखाते हैं श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। तो ये यहाँ की सड़कें हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ से है 0.2 किलोमीटर, 3 मीटर वॉक। तो ये यहाँ से है 3 मिनट वॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनका रिमेम्बरेंस डे भी चल रहा है अभी, और कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट जैसी कुछ चीज़ भी है यहाँ पे। खैर चलो हम चलते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी मेन हिस्टोरिकल बिल्डिंग के सामने, श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। और अगर इसके आसपास हम सराउंडिंग में देखें तो यहाँ पे एक जलती हुई एक लौ दिखाई देगी आपको, जो कि हमारे अमर जवान ज्योति की तरह ही है, जो कि शहीदों की याद में यहाँ पर भी जलाई जाती है। तो जैसे हम इसके पास जाएंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को अराउंड 1927 के अराउंड स्टेबलाइज किया गया था। और इसके साथ ही अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री पे जाना। तो जल्दी जल्दी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और अंदर जाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि एक मेमोरियल। ये मेमोरियल है ऑस्ट्रेलियन लाइट हॉर्समैन या फिर मैं कहूँ एनजेड ट्रूप्स का, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे थे, और ये काफ़ी ब्रेव कम्युनिटी थी, इसलिए इनके मेमोरियल्स आज भी श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस में हैं। तो अब हम धीरे धीरे जाने वाले हैं श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस की मेन एंट्री से होते हुए इसके अंदर। और जैसे ही हम यहाँ पे अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं मेडल्स। ये मेडल्स उन ऑस्ट्रेलियंस के हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, या फिर मैं कहूँ कि ये उन सैनिकों के हैं जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी। तो ये टोटल 4000 मेडल्स हैं और हर एक मेडल अराउंड 100 ऑस्ट्रेलियंस, 100 विक्टोरियंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब विक्टोरिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियंस। तो इसका मतलब ये टोटल 4 लाख सैनिकों के मेडल्स हैं, और इसमें से 6 मेडल्स शहादत को दिखाते हैं, मतलब अराउंड 600 ऑस्ट्रेलियंस जो कि शहीद भी हो गए थे। तो इन लोगों के लिए 600 ऑस्ट्रेलियंस का मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया, क्योंकि इस जगह पे पहले ही जहाँ लोग कम होते हैं तो वहाँ लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। खैर, और यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, डिफरेंट सोल्जर्स की। और यहाँ पे आपको एक स्टैचू भी दिख रहा होगा, स्टैचू में 2 लोग खड़े हैं। ये एक्चुअल में दोनों लोग जो हैं वो बाप बेटे हैं, और इन दोनों ही बाप बेटों ने यहाँ पर अपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, सैनिक बनकर। तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ के लोगों में एक उस देशभक्ति को, जो उस टाइम पर ऑफ कोर्स इन लोगों ने दिखाई भी है। और ये उस टाइम का फ्लैग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड के झंडे से जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने इंग्लैंड की तरफ से ही युद्ध किया था। इन्होंने अपनी बोट्स को आज भी बड़ा संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि इन बोट्स का इस्तेमाल इन्होंने उस टाइम पे किया था जब इनके पास बोट्स के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इन्हीं के सहारे इन्होंने समुद्र में लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती भी हैं। अब इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये है गैलीपोली। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो एक्चुअल में ये एक एरिया है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे बंकर्स बनाए हुए थे, और इन बंकर्स का काम होता था समुद्री रास्तों से आने वाले दुश्मनों को मार देना। जैसे कि हमने पिछले अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ था फोर्ट नेपियन, तो ये उसी का है, उसी की तरह है। पर्दे जैसी चीज़ पर इन्होंने प्रॉपर काफ़ी सारी डिज़ाइंस और चित्रकारी करी हुई है, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से उस टाइम पे इनके एयरक्राफ्ट्स और नाजियों यानी कि हिटलर के एयरक्राफ्ट्स आपस में लड़े। उन्होंने बॉम्बिंग करी, बॉम्बिंग के बाद कैसे इनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, तहस नहस तबाह कर दिया, फिर इससे इन्होंने अपने आप को बनाया। और इसके साथ ही इनके चर्च जो थे वो किस तरीके से यहाँ पे टूटे हैं, और भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो उन्होंने हर एक चीज़ को यहाँ बड़ी बारीकी से दिखाया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ था, और इस वर्ल्ड वॉर में इन्होंने को किस सन में किससे लड़ाई की, कौन से लोग इनसे कब लड़ने आए, किसने सरेंडर किए, इन्होंने काफ़ी बारीकी से यहाँ पे दिखाया गया। अगर आप थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे ऑफ कोर्स यू विल सी। 1945 में जब जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, तो उसके बारे में भी यहाँ जिक्र है जब उन्होंने सरेंडर किया था। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये एक एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए बनाई गई बंदूक या फिर मैं कहूँ एक वेपन है,
और इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इसको यहाँ की महिलाओं ने डिज़ाइन किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो ये लोग अपनी जो फीमेल कम्युनिटी होती थी उन लोगों का इस्तेमाल किया करते थे एज अ साइंटिस्ट जो कि यहाँ पे वेपन्स डिज़ाइन करती थी। तो यहाँ पे महिलाओं का जो योगदान है बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब, और ये यहाँ के इतिहास में बराबर दिखाया भी जाता है। अब ज़रा उन लोगों का योगदान भी देख लेते हैं जो यहाँ पे एक्चुअल नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक घायल सैनिक को ले जाते हुए कुछ लोग हैं। ये कोई वाइट पीपल नहीं है, ये एक्चुअल में ब्लैक पीपल हैं जो कि एक्चुअल नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे यहाँ के। इनका इस्तेमाल लेबर की तरह किया जाता था घायल सैनिकों को लाने ले जाने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैमोफ्लेज। तो स्टार्टिंग में देख के लगता है कैमोफ्लेज है क्या चीज़, लेकिन थोड़ा मैं भी कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, बट जब पढ़ा मैंने तो जैसे कि आप शिप देख सकते हैं, यहाँ पे शिप के ऊपर एक अजीब सा इन्होंने एक लेयर लगाया हुआ है। ये लेयर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये डिफरेंट पार्ट्स को जब जोड़ के बनाया जाए। देखिए जैसे यहाँ पे बताया कि कैन यू टेल मी सी द शिप। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक शिप है और इस शिप को देख के बिल्कुल पता नहीं लग रहा ये किधर जा रहा है किधर आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं और ये कैमोफ्लेज अगर इससे हटा दिया जाए तो शिप एग्जैक्टली दिख रहा है। तो इसका मतलब शिप ऐसा लग रहा है जैसे कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन असल में शिप जितना हो सकता है उतना कोस्ट के पास आ रहा होता है, मतलब जिस भी देश में जा रहा है उसके तट के पास, ताकि उनको हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना इन चीज़ों में, मतलब ये काफ़ी समय से आगे थे उस हिसाब से देखा जाए। फिर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैमोफ्लेज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शिप्स पे ही नहीं, इन्होंने अपने एयरप्लेन्स पे भी किया। मतलब ऐसा कि एयरप्लेन ज़मीन पर खड़ा हुआ इनको पता भी नहीं है और एकदम से वहाँ से निकल भी जाए, हमला भी करते और वापस भी लौट जाए। फिर ये इनके कुछ एयरक्राफ्ट थे जो उस टाइम में इस्तेमाल किया करते थे, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। इसके साथ ही चलिए आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ का, क्योंकि इनकी जो आर्मी इनकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी वो समय से बहुत आगे थी। हमारे यहाँ जल सेना, थल सेना और नभ सेना होती है, तो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है वो डिफरेंट टाइप की यूनिफॉर्म्स यूज़ करती हैं। उसी तरह इनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी या फिर जो थल सेना थी वो डिफरेंट टाइप की यूनिफॉर्म्स यूज़ करते थे। अब ये लोग इतने एडवांस थे ही, तो इनके बाकी के इक्विपमेंट्स भी ज़रा देख ही लेते हैं। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ या फिर रेडियो सिग्नल्स को भेजने के काम आते थे। तो यहाँ पर एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है उन सैनिकों के लिए जो कि इन रेडियो जो डिवाइसेस थे इनका इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे आप देखेंगे तो इनके पास 1939 में एयरक्राफ्ट के साथ काफ़ी एडवांस पायलट सूट्स भी हुआ करते थे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो कि इनको ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाते थे। तो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्टेयर्स के थ्रू, सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलती है एक डोनेशन बॉक्स, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ नहीं दिया है क्योंकि काफ़ी फीस ऑलरेडी इस कंट्री को दे चुके हैं। तो इसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी अच्छे से किसी चीज़ को दिखाया गया है, और ये चीज़ कुछ और नहीं है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे जो यहाँ के सैनिक थे वो किस तरीके से लड़े, उनका बलिदान, या फिर इसके अलावा जो तब उनको मेडिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और बीच में उन शहीदों की शहादत को सम्मान देने के लिए कुछ तो बनाया गया है जहाँ पे लोग अक्सर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ज़रा आपको दिखा देते हैं इन पिलर्स के चारों तरफ और इनके ऊपर बने हुए इन फ़ोटोज़ या फिर मैं कहूँ इन आकृतियों को, जो कि उस टाइम के स्ट्रगल्स को दिखाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है और उन्होंने अपने उस इतिहास को काफ़ी गौरवशाली तरीके से दिखाया है। जैसे आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने जगह दी है बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि उस टाइम पे शहीद हुए थे, और ये उनकी याद में उनके फ़ोटोज़। अब जैसे ये फ्लोर कंप्लीट होता है हम जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने बालकनी एरिया में, जो कि सेकंड फ्लोर है, और ये फेमस है सिटी व्यू के लिए। सिटी व्यू के साथ साथ ही आसपास की जो ग्रीनरी है वो भी यहाँ से देखी जा सकती है। एक्चुअल में जो ये गार्डन और ग्रीनरी है यही इस जगह को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है।
और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर कुछ सोल्जर्स जो एक दूसरे सोल्जर को लेके जा रहे हैं अपने कंधों पे। तो ये एक शहीद सैनिक को सम्मान देने के लिए बनाए गए स्तंभ है। और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और इसी के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।